सोचिए एक ऐसा आदमी जिसने भारत को कभी नहीं देखा, जैसे भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज और भारतीय भूगोल का कोई ज्ञान नहीं था। उसे 40 करोड़ लोगों का भविष्य तय करने के लिए महज 5 हफ्ते दिए जाते हैं। उस ब्रिटिश वकील का नाम था सिरिस रेडक्लिफ। उसने नक्शे पर एक लकीर खींची और रात ही रात में घर का एक कमरा भारत में रह गया और उसका आंगन पाकिस्तान में चला गया। आज की क्लास में हम इसी लकीर अर्थात भारत के विभाजन और उसके कारणों की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं सूरज शर्मा आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। भारत को स्वतंत्र और विभाजित करने की प्रमुख योजना जो थी वही योजना थी जून योजना। कौन सी योजना थी बेटा? जून योजना। इस जून योजना को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत में प्रस्तुत किया था। लॉर्ड माउंटबेटन वही व्यक्ति था जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में वायसराय बनाकर इसलिए भेजा था ताकि भारत को स्वतंत्र किया जा सके। भारत को बेटा क्या किया सके? स्वतंत्र किया जा सके और भारत का विभाजन भी किया जा सके। तो बेटा एक चीज समझना कि जो जून योजना जो लेकर आए हैं माउंटबेटन, जो 3 जून 1947 को जो जून योजना माउंटबेटन लेकर भारत में आते हैं, उस जून योजना के पीछे मुख्यतः आपको 2 कारण दिखाई देंगे। एक तो भारत को स्वतंत्र करना और दूसरा भारत का विभाजन करना। अगर उस समय के हम भारत को देखें, उस समय के भारत को देखें कि उस समय भारत था कैसा। जब हम बात कर रहे हैं जून योजना की, जो 3 जून 1947 के समय की योजना है, और उस समय भारत था कैसा, अगर उसको देखा जाए तो आप देखेंगे कि उस समय भारत बेटा 2 भागों में डिवाइड था। कितने भागों में डिवाइड था बेटा? 2 भागों में डिवाइड था भारत। एक भारत जो ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में था, जिसे हम ब्रिटिश भारत बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा? ब्रिटिश भारत, जो डायरेक्ट किसके कंट्रोल में था? ब्रिटिश के कंट्रोल में था। यह भारत अगर देखोगे लगभग भारत का 60% एरिया इसी में आता था, इसी ब्रिटिश भारत में आता था, भारत का 60% एरिया। और एक डायरेक्ट आपको दिखाई देगा इस ब्रिटिश भारत को डायरेक्ट जो थे बेटा वायसराय के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। और उस समय आपको पता ही है जो वायसराय था वो कौन बनकर आया था? लॉर्ड माउंटबेटन। और दूसरा अगर आप देखें पार्ट, पहला पार्ट तो आपको ब्रिटिश भारत दिखाई देता है, और दूसरा पार्ट अगर भारत में देखें तो दूसरा पार्ट आपको दिखाई देगा देसी रियासतों का। देसी रियासत जिसे आप प्रिंसली स्टेट भी बोल सकते हैं, ये प्रिंसली स्टेट या देसी रियासत का पार्ट आपको दिखाई देगा। ये देसी रियासत में अगर देखें तो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% हिस्सा देसी रियासत में शामिल था। और भारत में उस समय देसी रियासतों की संख्या जो थी बेटा वो 565 देसी रियासत थी। तो भारत का जो विभाजन किया जा रहा था वो भारत का विभाजन बेटा ब्रिटिश भारत का विभाजन किया जाना था। आपको बताया है, आपको भी मैंने बताया बेटा कि भारत को विभाजित करने के लिए और भारत को स्वतंत्र करने के लिए जून योजना आती है। और जून योजना कौन लेकर आया था? माउंटबेटन लेकर आए थे 3 जून 1947 को। और उसमें भारत तो स्वतंत्र हो रहा था, लेकिन जिस भारत का विभाजन हो रहा था वह भारत था ब्रिटिश भारत। मतलब ब्रिटिश भारत को विभाजित किया जा रहा था 2 पार्ट में। एक पार्ट आपको दिखाई देगा पाकिस्तान के तौर पर और एक पार्ट आपको दिखाई देगा भारत के तौर पर। तो फिर देसी रियासतों का क्या था बेटा? देसी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए थे। कितने विकल्प दिए गए थे? 3 विकल्प दिए गए थे देसी रियासतों को। देसी रियासतें वो रियासत थी जो भारत में मौजूद थी और राजाओं के द्वारा संचालित हो रही थी। इन देसी रियासतों के जो हेड होते थे वो राजा होते थे, लेकिन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट राजा भी किसकी बेटा अधीनता स्वीकार करे थे? वो वायसराय या ब्रिटिश शासन की अधीनता स्वीकार करे थे। तो ये बात याद रखें, इन देसी रियासतों को बेटा 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। वो 3 ऑप्शन क्या थे? वो 3 ऑप्शन ये थे, वो 3 ऑप्शन में ये दिया जाएगा बेटा कि देसी रियासत चाहे तो वो भारत में शामिल हो सकती है, देसी रियासत चाहे तो वो पाकिस्तान में शामिल हो सकती है, और देसी रियासत चाहे तो वो स्वतंत्र रह सकती है। मतलब जो 565 देसी रियासतें मौजूद थी उनको जून योजना के माध्यम से 3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। बेटा इसी जून योजना के तहत ये बोला जाता है कि 14-15 अगस्त 1947 को, कितने तारीख को बेटा? 14-15 अगस्त 1947 को भारत को क्या कर दिया जाएगा बेटा? आजाद कर दिया जाएगा। और साथ ही ब्रिटिश भारत को 2 भागों में क्या कर दिया जाएगा? डिवाइड कर दिया जाएगा। ब्रिटिश भारत को कितने भागों बेटा? 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक भाग पाकिस्तान कहलाएगा और दूसरा भाग बेटा भारत कहलाएगा।
एक भाग पाकिस्तान कहलाएगा, दूसरा भाग भारत कहलाएगा। इस तरह ब्रिटिश भारत का विभाजन होते हुए आपको दिखाई देगा। अगर बेटा हम विभाजनों के कारणों की चर्चा करें तो विभाजन का सबसे बड़ा कारण आपको यही दिखाई देगा, फूट डालो और राज करो की नीति। ये विभाजन का सर्वप्रमुख कारण थी। ब्रिटिशों ने बेटा भारत को विभिन्न धर्म और जाति और क्षेत्र में बांटने की कोशिश करी। भारतीय लोगों के बीच में एकता स्थापित ना हो पाए, इसलिए ब्रिटिशों ने किसका सहारा लिया बेटा? फूट डालो और राज करो की नीति का सहारा लिया। बेटा एक चीज आपको पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता की वजह से आपको दिखाई देगा कि ब्रिटिशों को सबसे बड़ी चुनौती मिलती है। और लगभग एक साल के लिए बेटा, लगभग कितने साल के लिए? लगभग एक साल के लिए भारत के अधिकांश क्षेत्र जो थे बेटा वो ब्रिटिश शासन से मुक्त हो जाते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली 4 महीने के लिए बेटा, दिल्ली जो है 4 महीने के लिए 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशों से आजाद हो गया था। मतलब 4 महीने तक दिल्ली में ब्रिटिश शासन मौजूद नहीं था। दिल्ली के साथ में अगर बेटा कानपुर में देखें तो कानपुर 1857 की क्रांति में इसी हिंदू मुस्लिम एकता की वजह से आपको दिखाई देगा कि कानपुर जो है बेटा लगभग 7 महीने के लिए ब्रिटिश शासन से आजाद हो चुका था। लखनऊ इसी प्रकार आपको 10 महीने के लिए दिखाई देगा और लखनऊ के साथ साथ झांसी और ग्वालियर 1 साल के लिए ब्रिटिश शासन से मुक्त रहे थे। जब हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई तो ब्रिटिशों को अपना शासन खतरे में दिखाई देता है और इस वजह से आप देखोगे ब्रिटिशों ने इस एकता को खंडित करने के लिए जिस पॉलिसी का सहारा लिया था उस पॉलिसी का नाम बेटा दिखाई देगा आपको फूट डालो और राज करो की नीति। इस पॉलिसी के माध्यम से देखोगे बेटा अंग्रेजों ने क्या किया बेटा, या ब्रिटिशों ने क्या किया बेटा? ब्रिटिशों ने बेटा सैनिकों को भी बांट दिया। ब्रिटिशों ने आप देखोगे सैनिकों को बांट दिया धर्म के आधार पर, धर्म या जात के आधार पर सैनिकों को बांट दिया ताकि एकता स्थापित ना हो सके। क्योंकि एकता अगर स्थापित हुई तो ब्रिटिशों को मालूम था उनका शासन भारत में खतरे में होगा। तो ब्रिटिशों ने बेटा क्या किया? धर्म और जात के आधार पर रेजिमेंट बनाई। जैसे आपको पता होना चाहिए जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट। इसी के साथ साथ में आपको बलूच रेजिमेंट, मुस्लिमों में आपको दिखाई देगी बलूच रेजिमेंट। बेटा कौन सी रेजिमेंट? बलूच रेजिमेंट आपको दिखाई देगी मुस्लिमों के अंतर्गत बलूच रेजिमेंट बनाई जाती है। बलूच के साथ साथ में अगर देखोगे बेटा एक मुस्लिमों में काफी फेमस रेजिमेंट रही थी, उसका नाम था रांगड़ रेजिमेंट, रांगड़ रेजिमेंट। तो बेटा सैनिकों को भी बांट दिया ताकि सैनिक एकजुट ना हो सके और एकजुट होकर ब्रिटिशों के खिलाफ खड़े ना हो सके। इस जगह सैनिकों को विभाजित कर दिया जाएगा, इसे फूट डालो और राज करो नीति के माध्यम से। साथ ही आप देखोगे बेटा इसी नीति के द्वारा, इसी फूट डालो राज करो की नीति के द्वारा आपको दिखाई देगा कि 1905 में बेटा लॉर्ड कर्जन के द्वारा, बेटा किसके द्वारा बेटा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। बेटा लॉर्ड कर्जन कहते हैं बेटा बंगाल को प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बांटा है। लॉर्ड कर्जन क्या कह रहे हैं बेटा कि बंगाल को प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बंगाल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक आपको दिखाई देगा पूर्वी बंगाल और दूसरा आपको दिखाई देगा पश्चिमी बंगाल। लेकिन यह बात गलत थी। बंगाल को प्रशासनिक सुविधा के आधार पर नहीं बांटा था, बल्कि हिंदू मुस्लिम एक ना हो सके और एक होकर ब्रिटिश के खिलाफ खड़े ना हो सके, इसलिए बंगाल का विभाजन किया गया था। इस वजह से आपको दिखाई देगा बेटा जो पूर्वी बंगाल था वो मुस्लिमों के लिए था, वो मुस्लिमों के लिए दिखाई देगा और पश्चिमी बंगाल आपको हिंदुओं के लिए दिखाई देगा। पश्चिमी बंगाल बेटा किसके लिए? हिंदुओं के लिए दिखाई देगा। तो बंगाल का जो विभाजन किया जाता है, बंगाल के विभाजन के पीछे भी आपको यह दिखाई देगा कि इनकी मंशा प्रशासनिक सुविधा नहीं थी, इनकी मंशा थी कि हिंदू मुस्लिम एकता को कैसे भी करके तोड़ा जा सके। इसलिए बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया गया। इसके साथ आपको एक चीज और दिखाई देगी कि फूट डालो और राज करो नीति के माध्यम से आपको एक चीज और दिखाई देगी। 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म के माध्यम से भारत में सुधार लाए जाते हैं और मार्ले मिंटो रिफॉर्म में भारत में आपको दिखाई देगा कि मुस्लिमों को, किसको बेटा? मुस्लिमों को बेटा पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाता है। बेटा किसका अधिकार? पृथक निर्वाचन का। अब ये पृथक निर्वाचन का अधिकार बेटा है क्या? पृथक निर्वाचन के अधिकार के तहत कहा जाएगा
या पृथक निर्वाचन अधिकार के तहत बोला जाएगा कि अब बेटा मुस्लिम उम्मीदवार जो होंगे, मुस्लिम इलेक्शन में बेटा जो मुस्लिम उम्मीदवार होंगे उनको केवल वोट कौन लोग दे सकते हैं? उनको केवल मुस्लिम लोग ही वोट देंगे बेटा। मतलब एक चीज सोचो बेटा कि मुस्लिम उम्मीदवार जो टिकट पे खड़ा हो रहा है उसे कौन वोट दे रहा है? केवल मुस्लिम लोग ही वोट देंगे। अब मुस्लिमों के अंदर ये बात घर कर जाएगी कि मुस्लिमों के हित और हिंदुओं के हित अलग अलग हैं, और आगे जाके मुस्लिम लोग भारत से अलग होने की डिमांड करने लगते हैं। एक चीज आपको दिखाई देगा, रेजिमेंट अलग अलग बनाई जा रही है, हिंदुओं की रेजिमेंट अलग, मुस्लिमों की रेजिमेंट अलग। बंगाल में हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने के लिए बंगाल को डिवाइड कर दिया गया, हिंदुओं को अलग, मुस्लिमों को अलग कर दिया गया, मुस्लिमों को एक अलग से राइट दे दिया गया, पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। अब मुस्लिम उम्मीदवार को केवल मुस्लिम लोग ही वोट दे रहे हैं। इस वजह से मुस्लिमों के अंदर ये बात घर करने लगती है कि बेटा मुस्लिमों के हित और हिंदुओं के हित क्या हैं? अलग अलग हैं। और ये फिर आगे जाके किसका? विभाजन का एक बहुत बड़ा कार्ड बन जाती है और मुस्लिम लोग भारत से अलग होने की डिमांड करने लगती हैं। तो अंग्रेजों की ये फूट डालो और राज करो की नीति बेटा सक्सेस आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि ये फूट डालो राज करो की नीति भारत विभाजन का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। बेटा विभाजन का दूसरा सबसे बड़ा कारण आपको मुस्लिम लीग दिखाई देगी। मुस्लिम लीग एक बेटा राजनीतिक पार्टी थी बेटा। कैसी पार्टी थी? राजनीतिक पार्टी थी जिसकी स्थापना 1906 में कहां पे हुई थी बेटा? ढाका में हुई थी। कहां पे हुई थी? ढाका में हुई थी। यह मुस्लिमों के हितों के लिए काम करने वाली पार्टी थी, ये मुस्लिम के हित के लिए काम करती थी। लेकिन एक चीज आपको दिखाई देगा कि इसने मुस्लिमों के हितों के साथ साथ सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा दिया था भारत में। जैसे सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के संदर्भ में आप अगर देखना चाहें तो आपको दिखाई देगा कि मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश लोगों से बेटा डिमांड की थी पृथक निर्वाचन अधिकार की, और एक पृथक निर्वाचन अधिकार वही था जो मैंने आपको समझाया था। क्या समझाया था बेटा पृथक निर्वाचन में? कि मुस्लिम लोगों को केवल, मुस्लिम उम्मीदवारों को बेटा केवल मुस्लिम लोग ही क्या देंगे? वोट देंगे। तो मुस्लिम लीग आपको दिखाई देगी। मुस्लिम लीग ने आगे जाके आपको पता होना चाहिए कि 1940 में लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग ने बेटा 1940 में लाहौर सेशन में पाकिस्तान की डिमांड रखी, पाकिस्तान की औपचारिक डिमांड रखी। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के लिए एक अलग देश होना चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान होना चाहिए। यहाँ पे मुस्लिम लीग 1940 में बेटा अपने लाहौर सेशन में पाकिस्तान की डिमांड करता है। तो एक विभाजन का तुम्हें कारण मुस्लिम लीग भी दिखाई देगा, और मुस्लिम लीग के साथ साथ विभाजन का तीसरा सबसे बड़ा कारण आपको जिन्ना दिखाई देगा। जिन्ना वह व्यक्ति था बेटा जो शुरुआत में बेटा कांग्रेस में शामिल होता है। किसमें शामिल होता है? कांग्रेस पार्टी में। 1920 तक बेटा आपको दिखाई देगा कि जिन्ना जो है 1920 तक कांग्रेस में शामिल रहता है, लेकिन आगे जाने के बाद में जिन्ना ने 1920 के बाद में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और मुस्लिम लीग पार्टी में शामिल हो जाता है। और मुस्लिम लीग पार्टी में शामिल होने के बाद में जिन्ना जब मुस्लिम लीग में शामिल हो जाएगा तो केवल मुस्लिमों के हितों की बात करने लगता है। आगे जाके आप देखोगे जिन्ना ने 1934 में पूरी तरीके से मुस्लिम लीग पार्टी के अध्यक्ष का पद संभाल लिया, और जिन्ना आजादी तक 1934 से लेकर बेटा आजादी तक आपको दिखाई देगा कि मुस्लिम लीग पार्टी का क्या रहता है बेटा 1947 तक क्या रहता है? मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बना रहता है जिन्ना। बेटा इसी जिन्ना ने बेटा आगे जाके द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया, टू नेशन का सिद्धांत दिया, टू नेशन की थ्योरी दी। अब ये टू नेशन की थ्योरी क्या थी जिन्ना की? जिन्ना बेटा बोलता था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं। वो कहता था कि हिंदू और बेटा मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं और हिंदू मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते। जिन्ना का कहना था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग देश बनाया जाए बेटा, वो होना चाहिए पाकिस्तान, और हिंदुओं के लिए एक अलग देश हो वो हिंदुस्तान। वो कौन रहे बेटा? हिंदुस्तान रहे। तो बेटा जिन्ना ने अपने टू नेशन थ्योरी में या दो राष्ट्र के सिद्धांत में यह स्पष्ट कर दिया था कि अब जिन्ना को क्या चाहिए बेटा? जिन्ना को मुस्लिमों के लिए एक अलग देश चाहिए था। वह देश क्या था बेटा? पाकिस्तान। और ये कहां पे स्पष्ट किया गया था? मैंने बताया था बेटा लाहौर सेशन। मुस्लिम लीग का लाहौर में एक सेशन होता है, एक लाहौर में अधिवेशन होता है 1940 में, जिस अधिवेशन में जिन्ना ने बेटा बोल दिया था कि अब भारत को विभाजित कर जिन्ना क्या लेगा? भारत को विभाजित कर जिन्ना पाकिस्तान का निर्माण कराएगा, वो भी किसके लिए? मुस्लिमों के लिए। लेकिन आपको आगे चल के आपको दिखाई देगा कि 1946 में 1946 में बेटा 1946 में भारत की आजादी की बात करने के लिए एक मिशन भारत में आता है, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। बेटा क्या नाम था उसका? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन बेटा ब्रिटेन ने भारत में भेजा था। ये भारत में आजादी की बात करने आया था कि भारत को किस तरीके से आजाद किया जाएगा। तो इस कैबिनेट मिशन में आप देखोगे, इस कैबिनेट मिशन ने साफ इनकार कर दिया था कि पाकिस्तान का निर्माण नहीं किया जाएगा।
मतलब इस कैबिनेट मिशन में ये बोला गया था कि भारत को हम स्वतंत्र करेंगे। इस कैबिनेट मिशन ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत को स्वतंत्र किया जाएगा, लेकिन कैबिनेट मिशन ने साफ मना कर दिया कि पाकिस्तान का निर्माण नहीं किया जाएगा, मतलब भारत को विभाजित नहीं किया जाएगा। जब ये बात जिन्ना को पता चलती है तो जिन्ना साफ, क्योंकि जिन्ना को बेटा क्या चाहिए था, पाकिस्तान चाहिए था। जिन्ना को बेटा बहुत बुरा लगता है और जिन्ना फिर क्या करता है तो ये पता होना चाहिए। जिन्ना ने एक बैठक बुलाई थी 29 जुलाई को, 29 जुलाई 1946 को जिन्ना ने बेटा बैठक बुलाई मुस्लिम लीग की, और जिन्ना ने बेटा इस बैठक में सीधा बोला था कि अब हमें लड़कर पाकिस्तान का निर्माण करवाना है। और जिन्ना ने बेटा एक तारीख तय की, और जिस तारीख को आप देखेंगे बेटा वह तारीख थी 16 अगस्त 1946 की। जिन्ना ने तारीख एक तय की, वह तारीख थी बेटा 16 अगस्त 1946 की। जिन्ना ने बोला कि 16 अगस्त 1946 से हम पाकिस्तान का निर्माण लड़कर करेंगे। लड़कर मतलब जिन्ना ने बेटा इसे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित कर दिया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मतलब डायरेक्ट एक्शन डे। अब डायरेक्ट एक्शन डे क्या था बेटा, जिन्ना बोल रहा है कि अब हमें पाकिस्तान का निर्माण कैसे करना है, लड़कर। अब जिन्ना ने यहाँ पे पूरे मुस्लिमों को ये छूट दे दी कि हमें कैसे पाकिस्तान का निर्माण करना है, लड़कर। लड़ने का मतलब है कि हिंदुओं को मारो या दंगे फैलाओ। दंगे फैलाओगे तो क्या होगा, हिंदू लोग अपने आप कहने लगेंगे कि भारत को क्या कर दिया जाए, विभाजित कर दिया जाए, और मुस्लिमों के लिए एक अलग कंट्री या अलग देश बना दिया जाए। और ये स्थान चुना गया बेटा डायरेक्ट एक्शन डे का, वह स्थान चुना जाता है बेटा कलकत्ता। कौन सा स्थान चुना गया बेटा, कलकत्ता चुना गया। और कलकत्ता कहां पे है, बंगाल में। कलकत्ता ही क्यों चुना गया स्थान, आपको ये पता होना चाहिए कि 1946 में कलकत्ता या बंगाल में बेटा जो सरकार थी वह सरकार थी मुस्लिम लीग की। किसकी सरकार थी बेटा, मुस्लिम लीग की। उस समय मुस्लिम लीग की सरकार बंगाल में मौजूद थी, और बंगाल में जो सीएम थे वो सीएम आपको दिखाई देंगे बेटा हुसैन सोहरावर्दी। कौन दिखाई देंगे बेटा, सीएम हुसैन सोहरावर्दी। हुसैन सोहरावर्दी जो सीएम है मुस्लिम लीग के, उन्होंने साफ 16 अगस्त 1946 को, जिस दिन डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना ने मनवाया था, उस समय मुस्लिम जो सीएम जो है सोहरावर्दी ने उस समय पूरी पुलिस फोर्स को ये आदेश जारी कर दिया कि पुलिस फोर्स चुपचाप बैठेगी, जो दंगाई लोग हैं वो दंगा करेंगे, पुलिस रोक टोक नहीं करेगी। तो आपको दिखाई देगा कि उस समय जो मुस्लिम दंगे बंगाल में दिखाई देते हैं, जो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के दिन मनाए गए, उन मुस्लिम दंगों में आपको दिखाई देगा कि 10,000 से ऊपर लोग बेटा, कितने लोग बेटा, 10,000 से ऊपर लोग मारे जाते हैं। 10,000 से ऊपर लोग मारे गए इन मुस्लिम दंगों में। इसके साथ में आपको दिखाई देगा कई हजारों की संख्या में हिंदू लोग जो थे बेटा वो बंगाल को छोड़कर वो यूपी और बिहार के क्षेत्र में विस्थापित हो गए, मतलब माइग्रेट कर गए। उन्होंने बंगाल को छोड़ दिया, क्योंकि बंगाल में बेटा क्या दंगे फैले हुए थे। बंगाल में हिंदू मुस्लिम दंगे मुख्यतः आपको दिखाई देंगे, मुस्लिम लोग हिंदुओं को मार रहे थे। तो कि जिन्ना ने क्या बोला था कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान, और जिन्ना ने पूरी तरह से दंगे फैलवा दिए थे। उस समय आप देखोगे 16 अगस्त 1946 से लगातार 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त, लगातार 3 दिन तक आपको बंगाल की सड़कों पर लाशें बिछी हुई दिखाई देंगी। बंगाल की जो नालियां थी वो खून से लबालब आपको दिखाई दे रही थी। तो एक चीज आप देखोगे, इस डायरेक्ट एक्शन डे की वजह से आप देखोगे कि गांधी जी बड़े व्यथित होते हैं। गांधी जी को बड़ा बेकार लगा कि जिन्ना ऐसे काम करवा रहा है, जिन्ना भारत को तोड़ने के लिए, भारत को विभाजित करने के लिए ऐसे काम करवा रहा है कि आपस में लोगों को लड़वा रहा है। तो गांधी जी ने बेटा क्या किया, जिन्ना को बुलाया, जिन्ना से बातचीत करने की कोशिश की, और जिन्ना को बेटा बातचीत करके एक ऑफर दिया। क्योंकि जिन्ना को ऑफर दिया कि जिन्ना बेटा क्या करे कि भारत आजाद होने वाला है, भारत जब आजाद होगा तो जिन्ना भारत का पहला प्रधानमंत्री बन जाए। गांधी जी ने जिन्ना को ये ऑफर दिया, लेकिन जिन्ना इस ऑफर को मानने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि जिन्ना अब किसको चाहता था, जिन्ना चाहता था बेटा भारत का प्रधानमंत्री बनना नहीं, जिन्ना चाहता था पाकिस्तान का निर्माण करना। जिन्ना चाहता था कि बेटा पाकिस्तान को बनाया जाए। तो जिन्ना इस प्रधानमंत्री के पद से खुश नहीं था, उसने साफ मना कर दिया। और दूसरी तरफ आपको यह भी दिखाई देगा जो नेहरू और पटेल हैं वही भी जिन्ना को भारत का पहला प्रधानमंत्री या भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि जिन्ना अगर प्रधानमंत्री भारत का पहला बन गया तो जिन्ना संविधान में उथल पुथल कर सकता है, और जिन्ना संविधान में उथल पुथल कर सकता है, संविधान के प्रावधानों को बदल सकता है, संविधान के प्रावधानों में परिवर्तन कर सकता है। इस वजह से आप देखोगे कि नेहरू और पटेल भी जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं थे। और जिन्ना भी गांधी जी का प्रपोजल था जो जिन्ना को दिया गांधी जी ने कि भारत का पहला प्रधानमंत्री बन जाए, जिन्ना भी इसको एक्सेप्ट करने वाला नहीं था, क्योंकि जिन्ना समझ चुका था कि अब पाकिस्तान का निर्माण हो सकता है।
अंत बेटा आपको ये दिखाई देगा कि 14-15 अगस्त 1947 को भारत को विभाजित कर दिया जाता है। और भारत को विभाजित किसने कर दिया गया बेटा? भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। कौन से भारत को बेटा? ब्रिटिश भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एक मुसलमानों के लिए क्या बनाया गया बेटा? पाकिस्तान बनाया गया। वो किसके लिए बना बेटा? मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, मुस्लिम लोगों के लिए पाकिस्तान बनाया गया और बाद बाकी लोगों के लिए जो थे बेटा उनके लिए आपको दिखाई देगा भारत।